राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से होगा शुरू। सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर दिया जोर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज भाजपा के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित। और डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 30वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश विदेश के बौद्ध अनुयायी हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से शुरू होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा 14 बैठकें होंगी। यह 16वां सत्र आगामी 24 मार्च तक चलेगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी भाषण होगा। इसी दिन कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष के कार्य के साथ अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के भार साधक मंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति के तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। श्री बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को गोबर क्रय तथा लाभांश राशि के ऑनलाइन वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर जोर दिया। के बारे में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में भी बात हो रही थी। अभी हम लोगों ने वहीं कोकानार में हम लोग गए थे, बहुत बढ़िया बना है। अब आवश्यकता ये है कि उसके जैसे हम लोग उद्योग नीति बनाए हैं 2019 से 2024 का, तो उसी प्रकार से ग्रामीण उद्योग की नीति भी हम लोगों को बनाना चाहिए कि सरकार चाहे इंडिविजुअल हो या गौठान समिति के द्वारा यदि कुछ काम करते हैं वो नीति बन जाए। मुख्यमंत्री ने गोबर से पेंट बनाने की इकाई की समीक्षा करते हुए कहा कि 21 जिलों में 23 पेंट की इकाई स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी मात्रा में पेंट की आवश्यकता होगी और मांग तथा पूर्ति में संतुलन बनाकर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भी एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें 7 अलग-अलग मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में सभी मोर्चों को मतदान केंद्र के स्तर तक संगठन को और मजबूत करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि मोर्चा पदाधिकारी जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य की भूपेश सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे। मोर्चे की रचना है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी 7 मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति की आज संयुक्त बैठक संपन्न हुई है और इन 7 मोर्चों के बैठक में सभी मोर्चे को नीचे के स्तर तक, मतदान केंद्र के स्तर तक संगठन की योजना रचना करके संबंधित वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का निर्णय इस बैठक में किया है। सभी मोर्चा अपने अपने वर्गों में व्यापक रूप से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर
संगठन को मजबूत करने का निर्णय किया है। इन वर्गों के लिए 15 साल में हमारी सरकार में जो काम हुए, पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन वर्गों के लिए जो काम किया है उस तक लेकर जाने, और पिछले 4 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने इन वर्गों के साथ जो अन्याय अत्याचार किया है उसको लेकर जाने का निर्णय हमने किया है। बड़े उत्साह के साथ ये बैठक संपन्न हुई है। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन आकांक्षी जिला कोरबा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग की मदद से आदिवासी बाहुल्य इस जिले के छोटे किसान और महिलाएं सब्जी की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। सब्जी की खेती यहां के किसानों के लिए फायदे का कारोबार साबित हो रही है। योजना के तहत महिला समूह और किसानों को सब्सिडी दर पर सब्जी बीज के साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आकांक्षी जिला कोरबा में सब्जी की खेती की काफी संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए महिला समूहों को पंचायत की तरफ से जमीन आवंटित कर खेती के लिए प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाएं हैं जो कल तक कुछ उनके पास आय का साधन नहीं था, वो बेरोजगार थे, अपने आजीविका के दूसरे पर आश्रित थे, लेकिन NHM के इस इंटरवेंशन से उनके लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट आया। उसी तरह से नगोई बछेरा एक उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि वो दूसरा एक पंचायत है जहाँ भी NHM से अच्छे इंटरवेंशन हुए हैं। उनको भी ड्रिप मल्चिंग इस तरह का सपोर्ट दिया गया है और उनको उनके यहाँ की जो भूमि है उस पर बाड़ी विकास करके उनको सब्जी भाजी साग भाजी करके वो लोकल मार्केट में जो हाट बाजार है, साप्ताहिक हाट बाजार, वहाँ अपने उत्पादों को बेच करके अपने आजीविका में सुधार कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दमिया और नगोई बछेरा महिला समूह की सदस्य सब्जी की खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रही हैं। महिला समूह के अध्यक्ष मानकुंवर और राजेश्वरी शिंदे ने बताया कि पहले वो घर की छोटी बाड़ी में सब्जी की खेती किया करती थीं, लेकिन योजना के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा गाँव की महिलाओं को बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो घर में छोटे छोटे बाड़ी लगाते थे, किचन गार्डन छोटा सा बाड़ी, उसमें हम लोग को थोड़ा सा भी मतलब फ़ायदा मिलता था। और हम लोग समूह में जुड़कर गौठान में इतना बड़ा ज़मीन को हम लोग दिए हैं बाड़ी लगाने के लिए। हमारे उद्यान वाले सर लोग आकर मार्गदर्शन किए हैं, बीज वगैरह दिए हैं, फेसिंग और पारवाल टिलर भी दिए हैं मिट्टी भुरभुरा करने के लिए। इस प्रकार से ड्रिप में हम लोग बाड़ी लगा रहे हैं। पहले तो लगाते थे तो उसमें ज़्यादा मजदूर भी लगता था, खर्चा भी ज़्यादा होता था, मुनाफा कम मिलता था। और जब से ड्रिप वाले हम लोग लगाए हैं तो मजदूर भी उसमें कम मिलता है और लगता है, और मतलब लागत भी कम आता है, मुनाफे उसमें ज़्यादा मिलेगा। ऐसा हमन पहली लगात रहने, इसने अपन मन से लगात रहने, इसने बाड़ी लगात रहने नॉर्मल बाड़ी। अब हमन ला उद्यान से सहयोग मिलिस के मंडरी वाला बाड़ी लगावा करके और हमन ला बीज भी मिलिस और ओमन ले बहुत लाभ भी बताइन और आके हमन ला समझाइन भी। अब वही हिसाब से हमन ड्रिप से लगात हन। तब पहले तो ज़्यादा मेहनत लगत है और अब नहीं लगत है मेहनत, काबर कि ड्रिप में न ज़्यादा लेबर के ज़रूरत पड़त है न ज़्यादा मेहनत के। तो खेती के इस काम में जुटे किसान गुहाराम केवट अतिरिक्त आमदनी मिलने से संतुष्ट हैं। में मतलब ऐसी नॉर्मल खेती करते थे। यहाँ पे एक प्रकार से बंजर टाइप का ज़मीन था ये, तो यहाँ पे मैंने खेती चालू किया और उसमें ड्रिप लगाया। ड्रिप लगा के फिर ड्रिप से सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ हिरवा कुल्थी वगैरह लेते थे, जहाँ से मतलब लगभग 4-5 किलो साल भर में आ जाता था, उतना ही आता था इसमें। लेकिन अभी इसमें हमको मतलब ड्रिप लगाने के बाद में पर एकड़ की बात करें तो सालाना लगभग टर्नओवर लगभग 3.5-4 लाख तक इसका आ जाता है। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 30वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धम्म रैली निकाली गई और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष वंदना की गई। सम्मेलन में देश विदेश के बौद्ध भिक्षु, धर्म गुरु, उपासक सहित बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। इस अवसर पर धम्म नायक आचार्य नागार्जुन सुरई ससई की अगुवाई में निकाली गई धम्म रैली नागसेन बौद्ध विहार से निकलकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करती हुई प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पहुंची। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर विश्व शांति के लिए बुद्ध वंदना की और गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समाज प्रमुख और पूर्व विधायक विनोद खांडेकर ने बताया कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से प्रज्ञागिरी पहाड़ी के विकास के लिए राशि भी प्राप्त हुई है। दिख रहा है वो निश्चित ही प्रज्ञागिरी के विकास और विस्तार की गाथा कह रहा है। प्रज्ञागिरी के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से 6 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई है। प्रज्ञागिरी परिसर पर विपश्यना केंद्र बन रहा है, कैफेटेरिया का निर्माण हो रहा है, सीढ़ियों का डिवाइडेशन हो रहा है, पार्किंग की व्यवस्था हो रही और निश्चित ही बहुत सी सुविधा यहाँ पे प्रतिवर्ष होती जा रही। प्रतिवर्ष यहाँ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में चीन, जापान, तिब्बत सहित अन्य देशों के भंदन पहुँचते हैं। धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र में स्थित श्रृंगी ऋषि पर्वत के नीचे बालका और महानदी के संगम स्थल पर इन दिनों 5 दिवसीय मेला लगा हुआ है। कर्णेश्वर धाम में चल रहे इस मेले में आसपास के क्षेत्रों से ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेला स्थल पर तरह तरह के स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामीण इन स्टॉलों में पहुंचकर इन सामानों की खरीदी भी कर रहे हैं। वहीं कर्णेश्वर धाम स्थित मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पुरातत्व विभाग के सदस्य के.एस. श्रीमाली ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी, इसलिए गांव का नाम सिहावा पड़ा। और शुरू से आदिवासी लोग आज भी बूढ़ा देव को अपना आराध्य मानते हैं और बूढ़ा देव का ही रूप शिव शंकर जी हैं, महादेव जी हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी मनोकामना आप लेके आए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ माघ पूर्णिमा में एक वृहद रूप से मेला लगता है, जो आप स्वयं देख रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी डॉक्टर आनंद अवस्थी ने बताया कि यहाँ पर सबसे पुराना मंदिर कर्णेश्वर मंदिर है। कर्णदेव या कर्ण राय, जिसका पुराना नाम है कन्हर देव, उड़ीसा के गंगवंशी राजा ने यहाँ पर 11वीं सदी में जब उड़ीसा पर काला नायक तिवारी, जिसको हम लोग काला पहाड़ कहते हैं, उन्होंने जगन्नाथपुरी पर आक्रमण किया और वहाँ से राजा गंगवंशी राजा वहाँ से भाग करके अरण्यक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में यहाँ पहुँचा। इनका सर्वप्रथम प्रवास जो है नगरी में था, आज भी नगरी में। कर्णेश्वर धाम में 5 मंदिर बने हुए हैं और इनकी स्थापना के संबंध में अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता संघ द्वारा चिटफंड कंपनी के निवेशकों की राशि वापस लौटाने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय पदयात्रा निकाली गई है। ये पदयात्रा रायगढ़ से शुरू होकर जांजगीर पहुंची, जहां राशि लौटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। ये पदयात्रा 24 फरवरी को रायपुर पहुंचेगी, जहां प्रदेश भर के अभिकर्ता जुटेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुंभकार ने कहा कि धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चल रहा है। विज्ञान विषय पर आधारित इस सेमिनार के माध्यम से विज्ञान के रहस्यों को विषय विशेषज्ञ समझा रहे हैं। कल पहले दिन इस सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल हुए। इसमें उज्बेकिस्तान, मस्कट, ओमान और चीन से भी विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन कल होगा।
ड्रग्स और अवैध नशे के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बिलासपुर में निजात अभियान की शुरुआत की गई है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक BN मीणा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि निजात अभियान के तहत नशीले पदार्थों को ना, जिंदगी को हाँ का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान मुख्य रूप से 3 चरणों में होगा। इसमें नशे के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस सामाजिक बुराई को जागरूकता के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।